गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके क्रॉप डिजीज एंड मैनेजमेंट टॉपिक में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ आईडीएम यानी कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने प्रिंसिपल्स की बात की थी, आईडीएम्स के जो प्रिंसिपल्स हैं। अब इसमें जो मेथड्स हैं इनमें हमारे कई मेथड्स आते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल हुआ, कल्चरल हुआ, फिजिकल हुआ, केमिकल। तो पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्दर बायोलॉजिकल, जो भी हमारे रेस्ट ऑफ जो मेथड्स हैं हमारे आईडीएम में आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल मेथड का आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। There are so many physical methods by which we can use for management of crops from pathogen. 1832 Sinclair suggested that hot air treatment in an oven might control smuts of oats and barley. सिंक्लियर ने 1832 में सबसे पहले जो हमारे हॉट एयर ओवन्स होते हैं उनकी एप्लीकेशंस के बारे में बताया था कि वो ऐसी क्या उनमें एप्लीकेशन होती हैं कि वो हमारी कई ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे ओट्स या बार्ले है, इनमें जो हमारा स्मट जो प्रोड्यूस होता है एज अ डिजीज उसको हम कैसे रोक सकते हैं। Garden जो डेंडर्स ने स्कॉटलैंड while treating the bulbs of different ornamental plants while first employed hot air water therapy। इसमें स्कॉटलैंड में सबसे पहले जब जो गार्डन्स थे वो जो फ्लावरिंग के बाद जो बल्ब फॉर्म होता है फ्लावरिंग से पहले, तो उसमें जो हमारे कई तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो कि हम सजावट के लिए यूज करते हैं, तो उनमें सबसे पहले जो हॉट वाटर थेरेपी है वो अप्लाई की गई थी। और इस हॉट हीट थेरेपी या हॉट थेरेपी का जो मेन हमारा प्रिंसिपल है, सिद्धांत, वो ये है कि हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, उन पैथोजन के टिश्यू को इनएक्टिवेट कर देते हैं ताकि जो डिजीज है वो एक सीड में एंटर ना करे। तो कई ऐसे हमारे मेथड्स है जो हम पढ़ते हैं। इसमें पहला है हमारा हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सीड्स हैं उनको 4 से 5 घंटे के लिए कोल्ड वाटर में, जिसका टेम्परेचर 25 to 29 डिग्री सेल्सियस है, उसमें हम उनको थोड़ा सा डॉर्मेंट बनाते हैं कंडीशन को, ताकि वो जो माइसीलियम है वो ग्रो कर जाए। देन द सीड्स आर इमर्स्ड इन हॉट वाटर एट 50 to 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट टू किल द माइसीलियम। फिर हम क्या करते हैं, उसको गर्म पानी में इमर्स यानी कि उसको सीड्स को क्या करते हैं, नीचे तक बेस ऑफ वाटर तक लेके जाते हैं ताकि जो माइसीलियम जो फंगी का ग्रो हुआ है वो क्या हो जाए, किल हो जाए। और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है कि हम जो लूज स्मट हैं वीड्स के उनको इजीली हटा सकते हैं। Sheds of sugar can also be treated at 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर टू एलिमिनेट ग्रासी शूट पैथोजन। जो शुगर में पाया जाता है हमारा ग्रासी शूट पैथोजन, उसके एलिमिनेशन के लिए भी हम HWT टेक्निक यूज करते हैं। उसके बाद और स्पेसिफिक मेथड एम्प्लॉय किया गया जिसमें हम हॉट एयर और एरेटेड स्टीम का भी ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्टीम है उसका, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो एज कंपेयर टू वाटर क्या होता है, ज़्यादा हाई होता है। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, उनको सीड्स को एक्सपोज करते हैं हॉट एयर या एरेटेड स्टीम से। और हॉट वाटर ट्रीटमेंट हमारा ज़्यादातर पॉट कल्चर में किया जाता है फंगी और निमेटोड्स को किल करने के लिए। इसमें हम जो वाटर का टेम्परेचर रखते हैं वो 98 डिग्री सेल्सियस रखते हैं 5 मिनट्स के लिए, और या फिर ड्रेंचिंग बॉयल वाटर रखते हैं 20 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर रेफ्रिजरेशन। और जो हमारा लो टेम्परेचर है वो क्या करता है, वो ग्रोथ को चेक करता है, और जितने भी एक्टिविटीज हैं पैथोजन की जो कि कई तरह की डिजीज, पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज कॉज करते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स में।
तो इसीलिए हम देखा है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसमें क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेशन किया जाता है। और रेफ्रिजरेशन हम क्यों करते हैं, ताकि जो स्पोर्स या माइसीलियम है जो फंगी के, वो क्या ना हो, ग्रो ना हो सके। क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों ही ऐसे टेम्परेचर हैं जो कि एक फंगी की ग्रोथ के लिए, एक पैथोजन की ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। और कूल चेन्स रेफ्रिजरेटर स्पेस फ्रॉम फील्ड टू कंज्यूमर टेबल इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। जो ये टेक्निक है सबसे ज्यादा जो है ये हमारे चलन में है। और रेगुलर रेफ्रिजरेशन इज समटाइम प्रोसीडेड बाय अ क्विक हाइड्रो कूलिंग और एयर कूलिंग टू रिमूव द एक्सेस हीट कैरिड इन देम। यानी कि जो हीट जो उनमें है ऑलरेडी, उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्विक हाइड्रो कूलिंग से उसको रिमूव कर देते हैं। हॉट एयर ट्रीटमेंट में हमने जैसे कि बताया कि 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स के लिए हम उसको क्या करते हैं, मोजाइक वायरस के लिए हम यूज करते हैं। देन एरेटेड स्टीम थेरेपी हम यूज करते हैं शुगर केन सेट्स, जिनको हम एरेटेड स्टीम से 50 डिग्री सेल्सियस 3 आवर्स के लिए हम उसको ट्रीट करते हैं। मोस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट यानी कि हम जो एयर इसमें एयर का जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या एयर से जो हम कांटेक्ट होगा सीड्स का, वो जो एयर होगी वो क्या होगी, हल्की सी मॉइस्ट होती है। Initially, the sets are exposed to hot air at 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 आवर्स, और उसके बाद हम उसको एक्सपोज करते हैं एरेटेड स्टीम से 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। उसके बाद हम उसको मॉइस्ट हॉट एयर 55 डिग्री सेल्सियस 2 आवर्स के लिए एक्सपोज करते हैं। डायरेक्टली हम इसमें मॉइस्ट हॉट एयर नहीं देंगे, क्योंकि उससे एलिमिनेशन की जगह ग्रोथ होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो पहले हम हॉट एयर से क्या करेंगे, जो भी हमारी ड्राई एयर होती है वो क्या करती है, जितने भी पैथोजन है उनको रिमूव करने का काम करती है। और मॉइस्ट एयर क्या करती है, उसको प्रिवेंट करती है सीड को, ताकि फर्दर पैथोजन का अटैक ना हो। सोलर हीट ट्रीटमेंट में इंडिया में ये जो ट्रीटमेंट है डिवाइस किया गया है लूज मट ऑफ वीट का जो एलिमिनेशन है उसके लिए। सबसे पहले हम जो टेक्निक इसमें यूज करते थे वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट था। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें 1953 में लूथरा ने एक मेथड डेवलप किया जिसमें हम डीप सीटेड जो इन्फेक्शन है अस्टिलागो न्यूडा का, उसको हम एलिमिनेट करने के लिए, और सबसे मोस्टली इस मेथड को हम सोलर हीट या सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये लूथरा का जो हमारा सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट है ये है क्या, इसमें हम क्या करते हैं, जो सीड्स हैं उनको 4 घंटे के लिए सोक करते हैं वाटर में फॉरनून, यानी कि एक रात पहले, और उसके बाद या एक दिन पहले पूरा दिन में हम क्या करते हैं, जब सनी डे होता है उसको सनलाइट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, पूरा सोक करते हैं। उसके बाद हम उनको सीड्स को स्प्रेड करके ड्राई कर देते हैं हॉट सन के प्रेजेंस में। देन द सीड्स आर अगेन ट्रीटेड विद कार्बोक्सिन और कार्बेंडाजिन फॉर 2 kg सॉरी कार्बेंडाजिन एट 2 ग्राम पर kg एंड स्टोर्ड। यानी कि हम 1 किलोग्राम सीड्स में 2 ग्राम हम क्या डालते हैं, कार्बोक्सिन का ट्रीटमेंट कराते हैं, जिससे हम कई बड़ी लार्ज क्वांटिटीज में सीड के लॉट्स को डिजीज से बचा सकते हैं। देन आता है सॉइल सोलराइजेशन। इसमें हम जो सॉइल बोर्न पैथोजन है उनके ट्रीटमेंट के लिए ये मेथड यूज करते हैं, जैसे पाइथियम है, वर्टिसिलियम है, राइजोक्टोनिया है, फ्यूजेरियम, कई ऐसे न्यूमेटोड्स हैं जो स्मॉल एरियाज लाइक नर्सरीज हैं। हम इसमें क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ सॉइल की जो है उसको हम इरिगेट करते हैं नर्सरी बेड से और मॉइस्चर करते हैं। उसके बाद हम
2 दिन के बाद हम उसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, और एक ट्रांसपेरेंट जो पॉलिथीन शीट्स होती है उसको 4 to 6 वीक्स के लिए, और उसके बाद उसको हम वंस अ वीक उसको इरिगेट करते हैं। और इसका पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द थर्मल सेंसिटिविटी ऑफ रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फंगी एंड टू इम्प्रूव हीट कंडक्शन। हीट की कंडक्ट करने के लिए हम ये मेथड जो है वो यूज करते हैं। देन आता है हमारा स्टीम स्टरलाइजेशन। इस मेथड में हम स्टीम पास करते हैं थ्रू परफोरेटेड पाइप्स एट अ डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर टू स्टरलाइज द अपर लेयर ऑफ सॉइल, और इट इज मोस्टली प्रैक्टिस अंडर ग्लास हाउस एंड ग्रीन हाउस कंडीशन। जो हम ये जो टेक्निक है ये हाल ही के जो 10-15 साल है उसमें आई है। हॉट एयर स्टरलाइजेशन में हम पाइपलाइन से हॉट एयर पास करते हैं ताकि हम जो नर्सरी एरियाज हमने बनाए हैं सॉइल्स में उनको हम स्टराइज कर सकें। रेडिएशन जो हम यूज करते हैं उसमें हम मेथड में क्या करते हैं, जो यूवी लाइट होती है, एक्सरेज एंड गामा रेज, उनको यूज करते हैं क्योंकि जो उनकी वेवलेंथ है वो कम होती है और जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है। तो फ्रीक्वेंसी हाई होने से क्या होगा, जो इजीली जो रेज है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं फंगल स्पोर्स में, उनको मार देती हैं। जो हमारी गामा रेज हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट फंगल इन्फेक्शन को रोकती है पीचेस में, स्ट्रॉबेरीज में और टमाटोज में। लेकिन पैथोजन बट डोजेज ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू किल पैथोजन, क्योंकि जो रेडिएशन की अमाउंट है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और ये देखा गया कि ज़्यादा रेडिएशन करने से जो टिश्यूज हैं प्लांट के वो क्या हो गए, अफेक्ट हो गए। तो कुछ प्लांट्स में पैथोजेनिक फंगी है वो स्पोरुलेट हुई जब उन्हें अल्ट्रावायलेट रेंज में रखा गया। और ये भी पॉसिबल है कि जो ग्रीन हाउस वेजिटेबल्स हैं उनमें भी कई ऐसी स्पीशीज है फंगी की जो कि यूवी को अब्जॉर्ब करती हैं, और फाइनली जो एक फिल्म बन जाती है जिससे जो 390 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसके नीचे का जो ट्रांसमिशन है वो हो जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स एंड प्रोपेगेटिव ऑर्गन्स। प्रोपेगेटिव ऑर्गन्स बहुत सारे हो सकते हैं, हमारा कोई बड हो सकता है या लीफ हो सकता है या स्टेम या फिर रूट में से कोई भी हिस्सा जो है वो प्रोपेगेटिव ऑर्गन्स में आता है। सबसे पहले 1887 में जेनसन द्वारा ये मेथड अपनाया गया पोटैटो में जो लेड ब्लाइट डिजीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए। और इसमें जो टेम्परेचर है वो 120 to 125 फ़ारेनहाइट रेंज में रहता है, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप को हम ट्रीट कर रहे हैं, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 50 to 30 मिनट्स होता है। प्री हीटिंग सीड एट 100 फ़ारेनहाइट इज रिकमेंडेड, यानी कि हीट को अगर हम प्री हीट कर रहे हैं तो सीड को अगर हम प्री हीट कर रहे हैं तो 100 फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादातर उपयोग में किया जाता है। इसमें हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो होता है वाटर बाथ। और सबसे पहले मिड अटलांटिक और नॉर्दर्न रीजन में इस प्रोजेक्ट को फंड किया गया था। नर्दर्न जो हमारा नर्दर्न ईस्टर्न आईपीएम सेंटर है उसमें। और इसमें सबसे जरूरी ये होता है कि जो प्रोटोकॉल है वो हम स्टेप बाय स्टेप यूज करें, क्योंकि एक भी स्टेप छूटने से क्या है, जो पैथोजन है वो पूरी तरीके से किल नहीं होगा। देन है बेनिफिट्स ऑफ हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो कि एक सीड के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और वहाँ वो सरवाइव करते हैं, और वो सरफेस सीड ट्रीटमेंट से भी बच जाते हैं। इनमें कई ऐसे पैथोजेंस आते हैं जो बैक्टीरियल होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स के फंगी होते हैं, माइसिटीज हैं, वायरसेस हैं जो क्या करते हैं इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं।
अब टोमेटो है, पेपर है, ब्रेसिकस है, ये बहुत अच्छे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको हम हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि इनमें कॉमन बैक्टीरियल फंगल डिजीज देखी गई है जो कि स्मॉल सीडेड क्रॉप्स को इजीली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। Even though pathogens do not survive well in soil, जो कि हमें पता है कि जो पैथोजन है वो सॉइल में सरवाइव नहीं करते हैं, अगर एक बार जो क्रॉप रेजिड्यू जो इन्फेक्टेड हुई है वो अगर एक बार डिके हो जाती है, दे कैन बी डिफिकल्ट टू मैनेज वंस एस्टेब्लिश ऑन अ फार्म। एक बार इस्टेब्लिश हो जाने के बाद डिफिकल्ट है कि वो जिंदा रहे। तो हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट है वो भी एक बेनिफिशियल इफेक्ट देता है कि हम जो प्राइमिंग सीड्स हैं उनको जल्दी से जर्मिनेट करें, और सीड को क्या हो, जो सीड अनट्रीटेड है उसको हम इजीली या फास्टली ग्रो करा पाए। मोस्टली सीड बॉर्न डिजीजेस जो हैं वो जो फार्म्स में होती हैं उनके प्रिवेंशन के लिए ये वैल्यूएबल टूल है। देन है हमारा सेकंड है ट्रीटमेंट प्रोसीजर एंड सीड रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर ट्रीटिंग सीड वेरीज फ्रॉम 120 to 130 डिग्री फ़ारेनहाइट डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप, और जो टाइम पीरियड है वो हमारा है 10 to 60 मिनट्स। और जो लार्ज सीडेड क्रॉप्स होती हैं यानी कि जिनकी सीड का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें आते हैं हमारे बीन्स, कुकुरबिट्स, पीस, कॉर्न्स एक्सेट्रा, उनको हम इजीली इफेक्टिवली डिसइंफेक्ट कर सकते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट से, क्योंकि जो टेम्परेचर चाहिए होता है एक पूरे सीड को अंदर से और बाहर से उनको किल करने के लिए पैथोजेंस जो हैं तो वो क्या करते हैं, सीड में जर्मिनेट नहीं हो पाते। और जो सीड्स पहले से केमिकली ट्रीटेड होते हैं या पैलेटेड होते हैं उनको हम हॉट वाटर से ट्रीट नहीं कर सकते। इसमें आपके टेबल दिया गया है कुछ ऐसे वेजिटेबल क्रॉप्स और सीड बॉर्न पैथोजन है जो कि हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो जैसे पहली क्रॉप है ब्रेसिकास, उसमें डिजीज कौन कौन सी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट से, वो है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ब्लैक लेग और ब्लैक रॉट। सिमिलरली बीट और या फिर स्विच चार्ट जिसे बोलते हैं उसमें हम फोमा या कैंकर जो हमारी डिजीज है, डाउनी मिल्ड्यू है, सेरेस्कोपोरा है, स्कोस्पोरा, देन लीफ स्पॉट है, उस ये सब जो है हम स्विच चार्ट में ट्रीट कर सकते हैं। सैलरी या सैलरिक बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, सर्सकोपोरा लीफ स्पॉट, सेप्टोरिया लीफ स्पॉट, फोमा क्राउन और रूट रॉट। एग प्लांट में हम एंथ्रेनोज, अर्ली ब्लाइट, फॉर्मसिस, वर्टिसिलियम विल्ट, ये सब जो डिजीज हैं हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट से क्योर करते हैं। देन लेट्यूस में एंथ्रेनोज, तो जितने भी हमारी ये जो दे रखी हैं क्रॉप्स और उनसे रिलेटेड जो डिजीज है उनको हम हॉट टेक्निक से ट्रीट करते हैं। देन आपका आता है एरेटेड स्टीम थेरेपी आती है। इसमें आपके अलग अलग टेम्परेचर्स बताए हुए हैं। देन आपकी आती है सोलर हीट थेरेपी और सोलर एनर्जी थेरेपी, जो कि हमने अभी बात की थी। सॉइल सोलराइजेशन की बात करें तो इट्स अ मेथड ऑफ हीटिंग द surface of soil by transparent polythene sheets placed on moist soil to trap solar radiation and result increase the soil temperature। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, इसको हम सॉइल सोलर हीटिंग भी बोलते हैं, या फिर पॉलीथाइलिन या प्लास्टिक मल्चिंग भी बोलते हैं सॉइल की। और सबसे पहले ये टेक्निक जो है वो कटन एट एल इन 1976 इसराइल में डेवलप की गई थी, और ये बहुत ही न्यू टेक्निक है, नॉन केमिकल मेथड ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन कंट्रोल है,
ऑफ बाय सॉइल डिसइंफेस्टेशन, यानी कि सॉइल को हम डिसइंफेक्ट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी केमिकल और अदर थिंग। और सबसे बड़ी बात ये इको फ्रेंडली है और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। 1976 में सबसे पहले सोलर हीटिंग जो है वो अडॉप्ट की गई थी मोर देन 17 कंट्रीज में, और उसके बाद इसमें 1400 रिसर्चर्स पेपर्स जो है वो पब्लिश हुए इन कंट्रोलिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ पेस्ट्स एंड पैथोजन इन न्यूमरस क्रॉप्स। सोलर हीटिंग एक तरीके से, जैसे हमने बात की पहले भी, कि नॉन केमिकल डिसइंफेस्टेशन प्रैक्टिस है जो कि कई आईपीएम प्रोग्राम को सस्टेन करती है। Solarization effectively controls a wide range of soil-borne pathogens, insects, and weeds. Soil solarization is based on the exploitation of solar energy for heating wet soil mulched with transparent PE sheets to 40 to 55 degree सेल्सियस इन अपर सॉइल एरिया, यानी कि जो सॉइल की अपर लेयर है उसको हम 40 टू 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थर्मल किलिंग कर रहे हैं, जो कि मेजर फैक्टर होता है पेस्ट कंट्रोल प्रोसेस में। लेकिन जो हमारे केमिकल और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो भी इसमें आते हैं और कहीं ना कहीं वो भी इसमें अफेक्ट करते हैं। द एफिकेसी ऑफ द थर्मल किलिंग इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यूज ऑफ द मैक्सिमम सॉइल टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ हीट एक्यूमुलेटेड ड्यूरेशन इनटू टेम्परेचर, यानी कि कितने टाइम के लिए हम सॉइल को एक्सपोज कर रहे हैं सोलर हीट से, और टेम्परेचर कितना है। अब है बात करते हैं कि अगर हम मैन्योर और क्रॉप रेजिड्यू दोनों को साथ में यूज कर रहे हैं और साथ में बायोफ्यूमिगेशन जिसे हम सॉइल सोलराइजेशन बोलते हैं, वो जो है वो टेम्परेचर को 1 to 3 डिग्री एलिवेट यानी कि बढ़ा देता है और पेस्ट कंट्रोल के जो है उस टेक्निक को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जो हमारे टॉक्सिक वॉलेटाइल्स है उनको क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है। और कई केमिकल कंट्रीज जो ये यूज करती है मेथड, उससे ये क्या है, चीप है। लेकिन कई सारे ऐसे सॉइल बोर्न पेस्ट और वीड्स हैं जो कि इससे सफिशिएंटली कंट्रोल नहीं हो पाते हैं, और इस मेथड को एक्सपेंड करने से पहले हमें कई जो ऐसी मल्चिंग टेक्निक्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है ताकि हम इसको मेथड को और लार्ज स्केल पे यूज कर सके। प्रिंसिपल, इसके पीछे जो प्रिंसिपल है जो सॉइल सॉइलराइजेशन का, वो यही है कि हम क्या कर रहे हैं, एक लीथल लेवल पे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सर्टेन ऑर्गेनिज्म की वायबिलिटी को चेक कर रहे हैं थ्रू सोलराइजेशन। जो हीट, यहाँ पे जो हीट प्रोसेस हम दे रहे हैं वो एक तरीके से क्या करती है, एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल चेंज जो होते हैं सॉइल में उसको बढ़ावा देती है, जो कि सीधे तौर पे ना हो के सॉइल बोर्न पेस्ट को क्या करता है, अफेक्ट करता है उनकी सर्वाइवल को। सबसे पहले कटन ने 1987 में इस इफेक्ट को देखा था। उसके बाद स्टेपलॉन एटेल ने 2000 और 2000 में भी इसके बारे में जो वीड सीड्स हैं उनकी बात की थी। सबसे ज़्यादा जो है वो हम ट्रांसपेरेंट पीई जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं सॉइल सोलराइजेशन में, और जो सॉइल मल्चिंग है वो ज़्यादातर 6 वीक्स के लिए हम प्रोवाइड करवाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेस्ट। सॉइल करेक्टरिस्टिक्स, सॉइल की क्या करेक्टर्स हैं, उसका नेचर क्या है, क्लाइमेट कंडीशन कौन सी है, और पीई की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बेस पे हम जो है सॉइल मल्चिंग कराते हैं। उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ सॉइल सॉइलराइजेशन, कि ऐसी कौन सी कमियां हैं। जैसे
ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और क्लाइमेट पे डिपेंड होता है। यानी कि अगर हमारे पास सन हीट नहीं होगी, सॉइल की सोलर हीट नहीं होगी, तो जो हमारा सॉइल सॉइलराइजेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। कई ऐसे ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस होती हैं जहाँ पे हम ये मेथड को यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी। और जो सॉइल है वो मल्च से 1 महीना पहले ही ऑक्यूपाई हो जाती है। हालांकि मेथड केमिकल्स है, लेकिन कई ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कई ऐसे मेथड्स हैं, यानी कि जो पीई प्राइस है वो इतनी ज़्यादा है कि हम वो मेथड जो है वो नहीं कर सकते। और ये भी डिफ़िकल्ट है कि हम पीई शीट्स को डैमेज होने से बचाएं एनिमल्स या विंड से। और कई ऐसे नॉन एनवायरमेंटली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जितने भी सॉइल बोर्न पेस्ट हैं, वीड्स हैं, वो सफिशिएंटली कंट्रोल नहीं हो पाते। कुछ ऐसे ये फैक्टर्स आपके दिए हुए हैं लिमिटेशंस में। आप ये 6 फैक्टर्स के अलावा जो ये हमारा पहला स्टेप था कि लॉन्ग ड्यूरेशन और क्लाइमेट डिपेंडेंसी, ये जो दोनों पॉइंट्स है वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। देन है इसका कंक्लूजन्स। Global changes and the constant increase in the erosion of the natural ecosystem emphasize the importance of soil soilization as a viable environmental IPM tool in agriculture production systems. The effectiveness of soil solarization as established soil-borne conditions well demonstrated under various agroecosystems, especially in regions with high level of solar radiation, but also in cloudy weather. तो पीची एटल ने 2001 में ये कंक्लूड किया था कि ये एक इफेक्टिव मेथड है। हालांकि इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं ड्यू टू हाई पी कॉस्ट। रेफ्रिजरेशन से हम कैसे डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादातर जो ये टेक्निक है ये फ्लैशी प्लांट प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है और जो टेम्परेचर है काफ़ी लो होता है। हालांकि जो ये मेथड है वो पैथोजन को किल नहीं करता है, लेकिन उसको एक तरीके से डोरमेंट कंडीशन में ला देता है जहाँ पे जो उसके जो सेल का फंक्शन है वो रिटार्ड हो जाता है और वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। कई ऐसे वेजिटेबल और पेरिशेबल फ्रूट्स होते हैं, उनको रेफ्रिजरेशन द्वारा जो है वो बचाया जाता है ताकि कंज्यूमर उनको यूज़ कर पाए। रेगुलर जो रेफ्रिजरेशन है वो सकुलेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए यूज़ किया जाता है ताकि हम उसको क्विक हाइड्रो कूलिंग और एयर कूलिंग के द्वारा जो है उनको हम फर्दर क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सेस हीट के द्वारा हम पैथोजेंस को हटा देते हैं। लेकिन जो ये मेथड है ये काफ़ी कॉस्टली होता है कंज्यूमर को। देन हमारे मेथड आता है रेडिएशन का। रेडिएशन हमने पहले भी बात की थी, हम यूवी लाइट, एक्सरेज और गामा रेज लेते हैं, जिसमें भी हम अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी हमने स्टडी की है ताकि कैसे हम पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज जो है होती हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में, उनमें जो पैथोजेंस को हम किल कर पाते हैं। कई हमें ऐसे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिले हैं गामा रेज के कंसर्न में, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट इन्फेक्शन पीचेस में और टोमेटोज में हेल्पफुल रही है कई फंगल पैथोजेंस को हटाने में। देन हमारा आता है मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल ऑफ पैथोजन बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये जो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है ये इफेक्टिव मीन्स है
साइनोबैक्टीरियल जो ब्लूम्स होते हैं हमारे पॉन्ड्स और लेक्स में उसको मिनिमाइज या ख़त्म करने के लिए। लेकिन बहुत ही कम जो अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स हैं वो क्या है, जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म में इकोसिस्टम में जो प्रोसेस है व्हेन इम्प्लांटेड ऑन अ लार्ज स्केल कॉम्प्लेक्स नेचुरल सिस्टम। क्योंकि हम छोटे लेवल पे इस टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, बट लार्जर स्केल पे ये जो टेक्निक है इसमें अभी तक इसके इफेक्ट नहीं आए हैं सामने। इसमें जो हम साउंड वेव्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर 20 किलो हर्ट्ज की होती है, जो कि वाइब्रेशन और को इंड्यूस करती है, और ऐसे जो गैस वैक्यूल्स होते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया में उनको रप्चर कर देती है ताकि वो अपनी एक्टिविटी वो है वो कैरी आउट ना कर पाए। फिर जो साइनोबैक्टीरिया है वो सिंक हो जाते हैं और अपनी बायोंसी है वो रिस्टोर नहीं कर पाते हैं। और कहाँ पे लेक का जो बॉटम है जहाँ पे ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया ये, और ज़्यादातर हमने देखा है जो शॉर्ट टर्म में अल्ट्रासाउंड जो है वो अच्छा काम करती है, यानी कि 30 मिनट से ज़्यादा हमें लेबोरेटरी टेस्ट किए गए हैं जिसमें 30 मिनट से ज़्यादा हमें वक्त चाहिए टू इनएक्टिवेट एंड सेडिमेंट द साइनोबैक्टीरियल सेल्स। उसके बाद हमारा आता है इफेक्ट ऑफ सोनिकेशन और नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम टारगेट नहीं करते हैं सोनिकेशन टेक्निक में। पहला आता है बैक्टीरिया। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में और एक्वाकल्चर में फैसिलिटीज में हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। बैक्टीरियली मेडिएटेड जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रोसेसिंग कुड बी इफेक्टेड बाय होल लेक सोनिकेशन। देन हमारा आता है एल्गे। अ वाइड वैरायटी ऑफ बोथ माइक्रो एल्गे एंड मैक्रोएल्गे are vulnerable to cell injury and death from ultrasound treatment because algae provide the foundation of the aquatic food web. Ultrasound treatment could have far-reaching effects. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में और देन मेथड कंट्रोल ऑफ पैथोजन बाय इलेक्ट्रिसिटी।